देखो, हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, G m1 m2/r², ये फॉर्मूला होता है। और न्यूटन ने ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए थे। बिल्कुल वैसे ही कूलम ने भी दो चार्जेस के बीच में, जिनके बीच में डिस्टेंस r है, उनके बीच में फोर्स एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। ये F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब क्योंकि ये रियल फोर्सेस है F12 और F21, तो हम इनको एक्शन रिएक्शन पेयर के जैसा लिख सकते हैं। F12 इज माइनस F21, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और सपोज F जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो कूलम ने ये चीज एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया दैट F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसीलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोल रहे हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो यू विल गेट F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो, इस K को हम यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नहीं बोलते। जैसे हम G को, कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, वैसे हम इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नहीं बोलते, क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। तो जैसे SI सिस्टम में हम K को लिखते हैं 1/4πε0 एप्सिलॉन r। अब इसमें ये ε0 एप्सिलॉन r ये थोड़ा सा आपको ऐसे ऑड सा लगेगा, बट ऐसे लिखने से आगे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजी हो जाता है। तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ता है। ε0, दिस इज कॉल्ड permittivity of free space. This is permittivity of free space. free space का मतलब है वैक्यूम। मतलब ये आपको बताता है कि फ्री स्पेस या वैक्यूम में कितना फोर्स परमिट होगा। और एप्सिलॉन r, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव permittivity. This is relative permittivity. इसका मतलब कोई एक मीडियम, ये मीडियम की बात हम कर रहे हैं, कोई एक मीडियम कितना फोर्स परमिट करेगा। तो तुम यहां से देख सकते हो कि अगर एप्सिलॉन r का वैल्यू लेट से 81 है, ये वाटर का होता है, तो इसका मतलब वाटर के अंदर इन्हीं चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/81 टाइम्स होगा। ठीक है, F वाटर इज F वैक्यूम डिवाइडेड बाई 81। या अगर हम जनरल लिखना चाहते हैं तो 81 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां पे हम वाटर की जगह पे मीडियम कर देते हैं, एनी मीडियम, उस मीडियम का आपको एप्सिलॉन r लेना पड़ेगा। अच्छा, कई जगह पे एप्सिलॉन r की जगह पे k लिखा होता है, एंड दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो इसमें आपको अभी बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। बस अभी ये समझ लो कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है और इनका डेफिनेशन डिफरेंट है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन जब टाइम आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा। तो मेन चीज यहां पे ये हमने सीखा कि F जो है, F इज मीडियम डिपेंडेंट। इसीलिए हम
स्मॉल के को यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नहीं बोलते। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज एफ का हम समझ लेते हैं। अच्छा, यहां पे मैं एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू लिख देता हूं। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, जो k है, k का वैल्यू है, यहां पे मैं k का वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज 9 इंटू 10⁻9 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट उल्टा है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो तुम यहां से डायरेक्टली भी k का वैल्यू वैक्यूम के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, ये भी बता दूं कि एप्सिलॉन आर जो एयर का होता है, दिस इज वेरी क्लोज टू 1, तो हम इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि एयर के अंदर भी वही फोर्स लगेगा जो वैक्यूम के अंदर लगेगा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना है। किसी भी मीडियम में अगर गए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक हो जाता है कंपेयर टू वैक्यूम। तो जो एप्सिलॉन आर तुम देखोगे ना, वो हमेशा 1 से बड़ा या एटलीस्ट 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको याद रखना है कि फोर्स हमेशा किसी मीडियम में वीक ही होता है, स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, कुछ दूसरे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि सिमिलर चार्जेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर चार्जेस फोर्स इज रिपल्सन। ठीक है, ये नेचर ने ऐसे बनाया है। और डिसिमिलर चार्जेस फोर्स इज अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स अट्रैक्शन का होगा अगर चार्जेस ऑपोजिट है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि अगर मान लो एक चार्ज है, लेट्स से दिस इज Q1, और एक दूसरा चार्ज है लेट्स से Q2, तो अगर मैं Q2 को यहां पे रख दूं तो Q1 इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड लगाएगा। अगर इस Q2 को कहीं यहां पे रख दिया तो फोर्स, फिर देखो इस तरफ लाइन ज्वाइनिंग हमने ड्रॉ कर दिया और फोर्स ऐसे लगेगा। तो अगर फोर्स हमेशा किसी फिक्स्ड सेंटर के टुवर्ड्स या अवे हो तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैंने Q1 को फिक्स रखा है और Q2 को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रख रहा हूं, तो उससे फोर्स हमेशा इस फिक्स सेंटर से अवे पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स है। अगर Q2 नेगेटिव होता तो हमेशा ये फोर्स टुवर्ड्स Q1 या एक फिक्स सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। दूसरी चीज, दिस इज ए रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स का मतलब है कि ये सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब तुमने किस एंगुलर पोजीशन पे इसको रखा, यहां पे थीटा क्या है, इससे फोर्स के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली डायरेक्शन को फर्क पड़ेगा, बट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पे अगर डिपेंड करता हो तो ऐसे फोर्सेस को हम रेडियल फोर्स बोलते हैं। एंड ऑल सेंट्रल एंड रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जिसका वर्क इंडिपेंडेंट हो पाथ से। ठीक है, तुम चार्ज को कहीं से भी मूव करा के यहां से यहां तक लेके गए, तुम ऐसे चले गए, तुम ऐसे चले आओ, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके तुम बी पॉइंट पे इसको लेके आओ, चार्ज को Q2 को किसी भी तरफ से, वर्क हर केस में सेम होगा। सो वर्क डन बाई F इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और एक और चीज होता है,
वर्क डन बाई एफ इन ए क्लोज्ड लूप, ये क्या होता है? याद होगा आपको, हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है, ये 0 होता है। तो ये जो हमारा कूलम फोर्स है ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। जो तीसरी प्रॉपर्टी हम इसमें मेंशन करना चाहते हैं कि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि और भी दूसरे सारे फोर्सेस के लिए वैलिड होता है, वो है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन? तो मान लो अगर एक चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, मैं इसको Q0 लिख देता हूं, ठीक है। और बहुत सारे यहां पे दूसरे चार्जेस हैं जिनको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएं। सो लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज नेगेटिव चार्ज Q3, ठीक है। तो जो फर्स्ट चार्ज है इसका फोर्स ऐसे रेडियली अवे लगेगा, दिस इज F1। जो सेकंड चार्ज है इसका भी फोर्स रेडियली अवे लगेगा, दिस इज F2। और जो थर्ड चार्ज है इसका फोर्स टुवर्ड्स Q3 लगेगा, दिस इज F3। तो जो नेट फोर्स है Q0 के ऊपर, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। जितने इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3। और एक खास चीज यहां पे ये है कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट affected by presence of a third charge, ठीक है। ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, फोर्स बिटवीन any two charges is unaffected by presence of a third charge, ठीक है। ना तो मैग्नीट्यूड में और ना डायरेक्शन में। यानी F1, F2, F3 लिखते समय आप सिंपली कूलम्स लॉ को ओबे करेंगे, ठीक है, सिंपली कूलम्स लॉ, ठीक है। यहां पर एक और बहुत खास चीज मैं तुमको बता दूं कि जो कूलम्स लॉ है ये वैलिड होता है फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। मतलब अगर कोई एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है या एक फाइनाइट साइज का बॉडी है और उसके ऊपर चार्ज है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो सारा चार्ज उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दें और फोर्स निकाल लें, अलाउड नहीं है। हां, हम आगे देखेंगे कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। एक्चुअली कैसे करता है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे कि स्फीयर का फील्ड और पॉइंट चार्ज का फील्ड एक जैसा होता है, तो वहां पे तुम ऐसे कर सकते हो। बट अदरवाइज इसको सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगाना है। अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज है तो हमको पता है क्या करना है, हम बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में या एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालोगे और उन सारे फोर्सेस को सम करोगे या इंटीग्रेट करोगे, तो ये हमको पता है। तो मैं अब एक दो एग्जाम्पल्स सिंपल लेकर के आपको दिखाता हूं कि कैसे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को हम अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे मैंने दो केसेस लिया है। फर्स्ट केस में जो चार्जेस हैं वो
पॉजिटिव चार्जेस हैं 3, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर रखा हुआ है, और सेकंड केस में 2 पॉजिटिव चार्ज है और तीसरा जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। और दोनों ही केस में मैं जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल। तो अभी अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज है ये, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स लगाएंगे, ये सोर्स चार्जेस हो गए, ठीक है। और अब ये फोर्सेस को पहले हमको वेक्टोरियली शो करना है ग्राफिकली, और उसके बाद उनको ऐड करना है। तो चलो करते हैं इसको। जो ये क्यू चार्ज है पॉजिटिव है और जो दोनों सोर्स चार्जेस हैं वो भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जो फर्स्ट यहां पे चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, इनके फोर्सेस को अलग अलग दिखाते हैं। जो F1 होगा वो इसी लाइन के अलोंग ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। सो लेट अस कॉल दिस F1, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन है तो उसी लाइन के अलोंग बाहर की तरफ होगा। ऐसे ही जो सेकंड का फोर्स है वो भी इसी लाइन के अलोंग बाहर की तरफ होगा। इसको हम F2 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों फोर्सेस को ग्राफिकली ऐसे यहां पे दिखा दिया। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब देखो हमको ये पता है कि अगर चार्जेस इक्वल हैं और डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्सेस सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखना जो F1 और F2 है इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, और ये कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 मीन्स KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो मैं इसको F बोल देता हूं। अब मैं इसको दोनों को ऐड कैसे करूं, तो या तो मैं वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा लूं, F net is F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा यहां पे 60 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर into cos 60 is half, so this will give us रूट 3F, इसलिए क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 3F स्क्वायर का रूट 3F हो गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते थे कि चलो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेस है तो जो नेट फोर्स है वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इस केस में मैं F2 के दोनों ये वाले कंपोनेंट्स cos 30 वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर देता हूं, और जो इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं sin 30 वाले कंपोनेंट्स वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो F net इज इक्वल टू 2F cos 30 एंड cos 30 इज रूट 3/2, तो ये जल्दी से आ जाएगा रूट 3F, ठीक है। यहां पर सारे चार्जेस पॉजिटिव थे। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं जहां पे ये वाला चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें चेंज सिर्फ इतना ही आएगा कि जो माइनस क्यू का फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। तो अब तुम फोर्सेस दिखा दो, ये पॉजिटिव वाले का फोर्स तो अभी भी वैसा ही रहेगा F1, ठीक है, ये 1 है हमारा चार्ज और ये 2 है। जो नेगेटिव चार्ज का फोर्स है वो टुवर्ड्स Q2 होगा, F2, ठीक है। बट
मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो अब तुम इसका रिजल्टेंट फिर कैसे निकालोगे? वैसे ही कर लेते हैं। इक्वल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और ये एंगल 60 था तो ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। तो अब इधर भी 60 और ये भी 60, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? हम एफ नेट लिख सकते हैं 2f cos 60 डिग्री, एंड cos 60 इज हाफ, तो इसका मतलब ये एफ ही हो जाएगा और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये √3f को तुम लिख सकते हो √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, यहां पे k को 1/4πε0 ऐसे हम नहीं लिखते नॉर्मली, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ट्रायंगल को लेकर के एक हमने एग्जांपल लिया। अगर इसकी जगह पे एक मान लो स्क्वायर है तो फिर कैसे करोगे? देखो, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है और इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस रखा हुआ है। अच्छा, 2 चार्जेस का तो हमको मैग्नीट्यूड और साइन बताया हुआ है, और बाकी के जो 2 चार्जेस हैं स्मॉल q, इनका मैग्नीट्यूड और साइन हमको नहीं बताया हुआ है। तो हमसे कहा हुआ है टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ small q so that force on any of q charge is 0। ठीक है, मतलब नेट फोर्स किसी भी q चार्ज के ऊपर 0 आ जाए। सबसे पहले हम साइन डिसाइड करते हैं कि साइन क्या होना चाहिए। अभी देखो, अगर ये दोनों चार्जेस को हम देखें जो जिनका साइन एटलीस्ट हमको पता है, तो ये तो डायगोनल पे है और यहां से फोर्स तो रिपल्सन का ही लगेगा। ठीक है, इसको एटलीस्ट हम गारंटी से बोल सकते हैं कि ये रिपल्सन का फोर्स है। लेकिन जो बाकी 2 चार्जेस हैं इनका साइन हमको नहीं पता। फोर्स को 0 कराना है, तो 0 करने के लिए इस फोर्स के ऑपोजिट डेफिनेटली एक फोर्स आना चाहिए, सो दैट ये और ये आपस में कैंसल हो सके। और ये ऑपोजिट कैसे आएगा? अगर स्मॉल q चार्जेस का फोर्स अट्रैक्टिव हो, यानी ये जो स्मॉल q है ये फोर्स ऐसे और ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, रीजन बीइंग कि इन्हीं का रिजल्टेंट कैपिटल Q के फोर्स को बैलेंस करने वाला है। तो अब हम कर सकते हैं, दिस इज लेट्स से एफ क्यू, दिस इज एफ स्मॉल q, और ये एफ स्मॉल q। दोनों को मैंने इक्वल लिखा है क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हमको यहां से स्मॉल q का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले साइन मैं लिख देता हूं, साइन ऑफ स्मॉल q, एटलीस्ट आई नो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तभी वो अट्रैक्ट कर पाएगा। और अब मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हम सीधा लिख सकते हैं एफ ऑफ q शुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स एफ ऑफ स्मॉल q, क्योंकि पाइथागोरस अगर तुम यहां पे लगाओगे तो इन दोनों एफ स्मॉल q का रिजल्टेंट √2 एफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एफ कैपिटल Q इज के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस ये वाला √2a हो जाएगा। जो डायगोनल का डिस्टेंस है, डायगोनल का लेंथ, वो √2a है। तो √2a का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इक्वल होना है √2 टाइम्स के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसलिए
मैंने स्मॉल क्यू के साथ साइन नहीं लिखा क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो हमको साइन नहीं लिखना है। जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे फोर्स का तो उसमें चार्ज का साइन नहीं लिखना है। तो यहां से यू कैन फाइंड स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू अपॉन 2√2। तो इसका मतलब साइन के साथ स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2√2। तो ये आंसर हो गया। एक लास्ट चीज मैं अभी आपको इसमें बता दे रहा हूं, वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये दो चार्जेस मैंने दिखाया यहां पे Q1 एंड Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव दिखाया मैंने, बट ये कुछ भी हो सकता है। इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 एंड R2 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और अब मैं F12 और F21 इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। तो देखो एक चीज हम यहां पे देख सकते हैं कि जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये हम बोल सकते हैं दिस इज R21, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जो F21 है ये फोर्स R21 के डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड F है। तो मैं F21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज F इंटू R21 कैप, ठीक है। R21 कैप ये हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि ये हमको R21 का डायरेक्शन देता है, ये यूनिट वेक्टर है। और F जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज F R21 कैप। अब यहां से F का वैल्यू तो मुझे पता है, ये होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर को मैं यहां पे लिख दूंगा R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और R21 कैप को मैं क्या लिख दूं, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे भी मैं यही करने वाला हूं, दिस इज R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। और ये R21 ये हमने पहले पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में या रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा हुआ है खास करके कि दिस इज रिटन एज R2 माइनस R1, ठीक है। यहां से भी तुम देख लो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो जो R21 वेक्टर है इसको लिख सकते हो R2 माइनस R1। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड, और इसको मैं क्यूब कर देता हूं क्योंकि दो यहां पे है एक यहां पे, मल्टीप्लाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज F21 वेक्टर। अब मैं इसी तरह से F12 वेक्टर भी लिख सकता हूं। F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं सिंपली। एक चीज मन में आता है कि हमने तो यहां पे दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लिया, व्हाट विल हैपन इफ वन ऑफ दीज इज नेगेटिव। तो मान लो Q1 नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब जो F12 है वो भी अंदर की तरफ और F21 भी अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अब F21 को R21 के ऑपोजिट होना चाहिए, यानी इफ Q1 इज नेगेटिव देन
मैं बोल रहा हूं कि F21 इज नेगेटिव ऑफ R21, डायरेक्शन उसका जो है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन लाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं सिंपली बोलता हूं कि यहां पे जो चार्जेस लिखोगे Q1 Q2 उनको उनके साइन के साथ लिख दो, हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में Q1 को नेगेटिव लिख दूं, -Q1 लिख दूं, तो अपने आप यहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं यहां पे सोचना, आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ चार्जेस को उनके साइन के साथ लिख दो। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हो गए फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को नेगेटिव लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वही आपको रिजल्ट आ जाएगा। और हमको पता है दोनों नेगेटिव चार्जेस है तो भी रिपल्सन होगा, और जैसे दोनों पॉजिटिव का फोर्स था वैसे ही दोनों नेगेटिव का फोर्स हो जाएगा। तो ये कूलम्स लॉ है इन वेक्टर फॉर्म। कई बार इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। आप फटाफट वैसे लिख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ये फॉर्मूला याद रहे। तो आज मैंने आपको चार्जेस की प्रॉपर्टीज और कूलम फोर्स कैलकुलेट करना ये बताया, और थोड़ा सा सुपरपोजिशन का केसेस बताया। तो हम इसके ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम्स जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं वो करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस बताऊंगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनके ऊपर ही बेस्ड है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू।